अब हम बाइनरी सॉल्यूशन या जो द्विअंगी विलयन होते हैं उसमें हम द्रवी विलयन के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो इसमें द्रवी विलयन को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, एक तो द्रव का द्रव में विलयन और दूसरा हम पढ़ेंगे ठोस का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में जो विलयन है वे दोनों द्रव पूर्ण रूप से वाष्पशील होने चाहिए और पूर्णतया मिश्रणीय होने चाहिए, एक दूसरे में पूरी तरह मिसिबल होने चाहिए। फ्रैंकोइस, मेरी, राउल्ट ने किसी भी विलयन में उपस्थित जो वाष्पशील अवयव है या वाष्पशील घटक है उनके आंशिक वाष्प दाब एवं उस विलयन में प्रेजेंट उनके जो मोल प्रभाज है उनके मध्य उन्होंने प्रयोगों के आधार पर संबंध स्थापित किया। प्रथम पात्र जिसमें A लिया गया है उसके वाष्प बनते हैं और चूंकि पात्र बंद है तो यहाँ पर द्रव प्रावस्था और जो वाष्प है उनके मध्य एक साम्यावस्था की स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर जो प्रथम पात्र A है उस प्रथम पात्र A में जो वाष्प दाब होगा वह शुद्ध घटक का वाष्प दाब होगा यानी कि P0A। इसी प्रकार जो दूसरा बंद पात्र है उसमें वाष्पशील घटक B लिया गया है तो उसके जो वाष्प बनेंगे, जो उसके द्वारा सतह पर डाला गया जो दाब है वह होगा उस शुद्ध घटक B का वाष्प दाब। इसे हम P0B से दर्शाएंगे। तो यहाँ भी दोनों पात्रों में हम देखते हैं कि वाष्प प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था के मध्य एक साम्यावस्था की स्थिति है और दोनों अलग अलग पात्र में A और B अवयवों को वाष्पशील द्रवों को लिया गया है। तो दोनों के जो आंशिक दाब होंगे या दोनों का जो दाब होगा, वाष्प दाब होगा, उसको हम P0A और P0B से दर्शाते हैं, जो कि शुद्ध घटक का आंशिक वाष्प दाब P0A एवं P0B से लिखा जाएगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर किसी भी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब इसको हम गणितीय रूप से किस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि A घटक है तो A घटक का जो वाष्प दाब होगा वह PA और B घटक के लिए PB। यदि वह विलयन में है तो विलयन में दोनों को मिक्स कर दिए तो विलयन में यदि उनके वाष्प दाब को देखें तो A घटक के लिए होगा PA और B घटक के लिए होगा PB। लेकिन अगर उसी का शुद्ध घटक लेते हैं तो वो होता है P0A और P0B। तो यहाँ पर PA समानुपाती होगा XA के, PA बराबर P0A XA। यहाँ पर जो P0A है वह समानुपाती चिन्ह को हटाकर P0A लगाया गया। दूसरा जो घटक है B, उसके लिए जो दाब है, आंशिक दाब है, वह है PB समानुपाती XB। तो PB इक्वल टू P0B XB। अब यहाँ पर जो XA और XB है वह वाष्पशील घटक A एवं B के लिए मोल प्रभाज होगा और PA एवं PB घटक A और B का आंशिक वाष्प दाब होगा, जबकि P0A और P0B शुद्ध घटकों का वाष्प दाब प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हम राउल्ट के नियम को इस संबंध के आधार पर PA इक्वल टू P0A XA और PB इक्वल टू P0B XB संबंध के आधार पर हम इसे और तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवयव के वाष्प दाब यानी कि P0A चाहे P0B एवं विलयन में इस अवयव के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो PA इक्वल टू P0A XA। तो PA उस विलयन में प्रेजेंट उस एक घटक का वाष्प दाब होगा जो कि उसी शुद्ध घटक के वाष्प दाब एवं उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार यदि देखा जाए तो यदि एक बंद पात्र है और उसमें दोनों घटक लिया गया A एवं B, तो अब A और B दोनों वाष्पशील द्रव हैं और दोनों मिश्रणीय हैं। दोनों के वाष्प बनेंगे तो दोनों के वाष्प बनेंगे, A के भी वाष्प बनेंगे, B के भी वाष्प बनेंगे। तो इस विलयन में वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के मध्य एक साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न होगी।
तो यहाँ जो कुल वाष्प दाब होगा P, वह बराबर होगा प्रत्येक घटक या प्रत्येक जो वाष्पशील द्रव है उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो P इक्वल टू, यदि दो घटक है तो PA प्लस PB। तो अब यहाँ पर हम इसको गणितीय रूप से कैसे समझ सकते हैं, तो P इक्वल टू PA प्लस PB। फिर PA की जगह पे हम लिख सकते हैं P0A XA प्लस P0B XB। हमने ये देखा है कि XA प्लस XB इक्वल टू 1, यानी किसी भी विलयन में जितने भी घटक होते हैं उसके मोल प्रभाज को हम इकाई के रूप में, उनके मोल प्रभाजों के योग को हम इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ चूंकि दो घटक है तो XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो XA की वैल्यू हमने निकाला 1 माइनस XB। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे P0A 1 माइनस XB प्लस P0B XB। P0A माइनस P0A XB प्लस P0B XB। यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं XB को। जब हम XB को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास किस तरह से फॉर्मूला आएगा, P0A प्लस XB P0B माइनस P0A। तो यहाँ हमें कुल दाब प्राप्त हो जाएगा। पूरे विलयन में PA और PB का जो योग है कुल दाब, ये हमें इस सूत्र की सहायता से प्राप्त हो जाता है। अब हम राउल्ट के नियम के अनुसार, जो हमने देखा कि दो वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम किस प्रकार दिया गया, इससे संबंधित हम ग्राफ को अध्ययन कर लेते हैं। इस ग्राफ में वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के मध्य ग्राफ खींचा गया है। इस ग्राफ में सरल रेखा प्राप्त होती है। जो प्रथम और द्वितीय सरल रेखा प्राप्त हुई है वह घटक A और घटक B के लिए जो मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के मध्य खींचा गया ग्राफ है। जो थर्ड लाइन है, जो थर्ड सरल रेखा प्राप्त हुई है, वह जो थर्ड सरल रेखा है वो विलयन के कुल वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के मध्य खींचा गया ग्राफ है। और इस ग्राफ में हम देखते हैं कि इस तरफ XA इक्वल टू 1 और XB इक्वल टू 0। तो XA प्लस XB इक्वल टू 1। तो चूंकि यहाँ पर केवल शुद्ध घटक XA है, तो XA के लिए जो वाष्प दाब है वह है P0A, जो कि शुद्ध घटक A का वाष्प दाब है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं XB 1 है लेकिन XA 0 है। तो दूसरा घटक जो XB है उसका वाष्प दाब हमें प्राप्त होता है P0B। तो वह जो P0B है वह शुद्ध घटक B के लिए वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। और दोनों के बीच एक सरल रेखा प्राप्त हुई जो P0A से लेकर P0B तक है। यहाँ पर जो प्रथम लाइन है, प्रथम जो सरल रेखा प्राप्त हुई है वह PA बराबर P0A XA को दर्शाती है, जबकि दूसरा जो लाइन है वह PB इक्वल टू P0B XB को दर्शाता है। और थर्ड जो सरल रेखा है वह P बराबर PA प्लस PB, मतलब पूरे कुल विलयन में उन घटकों के आंशिक दाबों के योग को दर्शाता है, यानी कुल विलयन के वाष्प दाब को दर्शाता है। यहाँ पर P0A का मान कम है, P0B का मान अधिक है, जो यह बताता है कि जो B द्रव है, वाष्पशील द्रव है, उसका वाष्प दाब अधिक है। मतलब B घटक जो है उसका वाष्प दाब अधिक प्राप्त हुआ, तो B घटक A की तुलना में ज़्यादा वाष्पशील है, इसलिए P0A का मान P0B के मान से कम प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो सरल रेखा हमें प्राप्त हुई, इस सरल रेखा से कि राउल्ट के नियम की पुष्टि कर सकते हैं। वाष्प अवस्था में संगठन। विलयन के साथ साम्यावस्था में रहने वाली वाष्प प्रावस्था के संगठन की गणना वाष्प प्रावस्था में उपस्थित दोनों घटकों के आंशिक दाबों से की जा सकती है। P1 बराबर Y1 P टोटल, P2 बराबर Y2 P टोटल। यहाँ Y1 एवं Y2 पहले एवं दूसरे घटकों का मोल प्रभाज है।
पहले हमने देखा द्रव का द्रव में विलयन वाष्पशील द्रवों के लिए, अब हम देखेंगे ठोस का द्रव में विलयन। तो राउल्ट ने अवाष्पशील विलेय वाले विलयन पर अध्ययन किया। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अवाष्पशील विलेय यदि किसी विलायक में प्रेजेंट है और विलयन बनता है तो वाष्प दाब किसका अधिक होगा, विलायक का या विलयन का। इसको हम पहले तुलना कर लेते हैं। तो एक हम सबसे पहले शुद्ध विलायक लेते हैं, जिसमें शुद्ध विलायक का एक पात्र लेते हैं, और एक हम ले रहे हैं जहाँ पर विलायक में अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है। तो जो शुद्ध विलायक है उसमें केवल विलायक के अणु ही वाष्पीकृत हो रहे हैं और विलायक के अणुओं द्वारा ही सतह पर डाला गया दाब वो कहलाएगा शुद्ध जो घटक है यानी विलायक है उसका वाष्प दाब। जबकि दूसरे पात्र में हमने लिया विलायक में अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है। तो जो अवाष्पशील विलेय है चूँकि वो वाष्पीकृत नहीं हो रहा है, सतह पर जमा हो गया, तो विलायक के जो अणुओं की संख्या है, विलायक के वाष्पीकृत होने वाले जो अणुओं की संख्या है उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि अवाष्पशील विलेय जो है वहाँ पर जमा हो गए उसके सतह पर। तो सतह पर जो डाला गया दाब है वह यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि वाष्प के कण ही नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे वाष्प के अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, अवाष्पशील विलेय सतह पर जमा हो गए। अवाष्पशील विलेय के कारण या उसके सतह पर जमा होने के कारण वाष्प के बनने की में कमी हो जाएगी, तो वाष्प दाब में भी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होगा, विलयन का वाष्प दाब हमेशा कम होगा, अवाष्पशील विलेय वाला विलयन है तो। अब हम अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट के नियम का अध्ययन करते हैं। तो राउल्ट ने सबसे पहले ये बताया कि यदि अवाष्पशील विलेय वाला विलयन है तो उसका वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के सीधे सीधे समानुपाती होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में वाष्प बनने में विलेय का कोई योगदान नहीं होता है। सारे के सारे जो वाष्प के कण हैं वो केवल विलायक के ही रहते हैं, क्योंकि विलेय अवाष्पशील है। तो इस तरह के विलयन में जहाँ पर अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है, तो इस तरह के विलयन में जो P है यानी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वह पूरी तरह से विलायक के वाष्प दाब पर ही निर्भर करेगा। तो P बराबर होगा PA के और PA समानुपाती होगा XA के, क्योंकि जो वाष्प दाब है A घटक का वह उसके मोल प्रभाज के समानुपाती है। तो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के सीधे सीधे समानुपाती होता है। तो P इक्वल टू PA समानुपाती XA, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर KXA हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम एक शुद्ध घटक की बात करते हैं, चूँकि यहाँ पर अवाष्पशील विलेय वाला विलयन है तो यहाँ पूरा जो वाष्प दाब है वो केवल विलायक का ही वाष्प दाब होगा। तो PA को हम लिख सकते हैं P0A शुद्ध घटक के लिए हो गया, और यहाँ पर XA की वैल्यू 1 हो गई। तो जब हम इस मान को रखते हैं तो हमारे पास PA इक्वल टू P0A XA प्राप्त होता है। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हेनरी के नियम का ही विशिष्ट रूप है राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील घटक का वाष्प दाब PA बराबर P0A XA और हेनरी के नियम के अनुसार PA बराबर KH XA। हेनरी का नियम द्रव में गैस की विलेयता को बताता है। यहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। विलयन में वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ दोनों स्थिरांकों में अंतर है। दोनों व्यंजक समरूप होंगे यदि KH P0A के बराबर हो। तो इस विशेष दशा में हेनरी का नियम राउल्ट का नियम हो जाएगा।